अच्छा इंसान बनने की जो तक़वियत है वो हमें किताबें देती है। तो इसी हवाले से जनाब आज हमारे पास एक अफसाने का बहुत ही अहम नाम है राबिया अल रबा में। आपने बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ा कष्ट काटा ज़िंदगी में, अदब में आगे बढ़ने के लिए। फिर आप अकेले तन्हा बहुत सारा सफ़र आपने जितना भी काटा है, कुछ थोड़ा सा हमें ऐसा बताएं कि जो सुनने वाले हैं हमारे, उनको ये लगे कि हाँ, एक अकेली लड़की बहुत कुछ कर सकती है। राबिया, ये आपने इतना ऐसा सवाल पूछ लिया जिसमें बहुत वुसअत है कि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ बज़ाहिर वो तन्हा होती है। लेकिन ये जो हालात आपके मुखालिफ चलते हैं, बेसिकली वो भी उसके साथ होते हैं, वो उसे बहुत तवानाई दे रहे हैं कि अगर ये मुखालिफ हालात ना होते, साजगार हालात होते, तो बाज़ औक़ात इंसान बहुत कुछ कर नहीं पाता। तो और वो तन्हा नहीं होता, वो हालात होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जो आपके मुखालिफ होते हैं। जब रब ने किसी कोई रास्ता बनाना होता है ना, तो वो वहीं से बनाता है, वहाँ से उसकी खुदाई नज़र आती है। जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जहाँ से दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि हालात मुआफ़िक नहीं थे। बहुत सारी ख़वातीन के साथ नहीं होते, तो मेरे साथ नहीं थे, तो कुछ नया नहीं था। कुछ नया नहीं था। तो समाज में ऐसे ही सोच है आपकी ना। और दूसरे ये कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां, और जब ख़वातीन किसी भी फील्ड में आए, उन्हें इतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जितनी मुझे करना पड़ा। ये भी कुछ नया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि नया कुछ भी नहीं होता, ये चल रहा होता है। जिस तरह देखिए ना, एक गज़ल लिखी जाती है, नज़्म लिखी जाती है, अफसाना लिखा जाता है, उसमें औरत मर्द का किरदार, मोहब्बत, और उसमें तनकीद, और उसमें नफ़रत, और उसमें जुदाई और वसल, सब कुछ ये चीज़ें वही हैं, लेकिन हर कोई अपने अंदाज में अपने रंग से पेश करता है। आपकी ज़िंदगी में भी ये रंग जब बने, तो आपने अफसाने को किस तरह से देखा कि अफसाने में क्या लिखना चाहिए, और क्या आपकी ज़िंदगी का अफसाना भी इसके साथ साथ चल रहा है? सबसे पहले तो राबिया ये कहूँगी कि मैंने नहीं देखा कि मुझ में कोई अफसाना निगार था, कहानीकार था। पढ़ती मैं ज़रूर थी, और पढ़ती मैं बचपन से थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा था। मेरे वालिद, मेरे दादा, और घर में ओवरऑल मेरे चचा ताया सब पढ़ते थे मुताला। और उस दौर में मेरा ख्याल है कि मुताला हर घर में एक सकाफत थी, हमारी तहजीब थी। किताब हमारे घर से नहीं छूटी थी, वही ज़रिया था सब घरों में। मेरे पास भी वही ज़रिया था। और उसके साथ मुझे मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहले दरियाफ़्त किया मंसूरा अहमद ने किया, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं कासमी साहब पे थीसिस कर रही थी। मंसूरा अहमद से उसी सिलसिले में मुलाकातें हुई। उन्होंने पहली दूसरी मुलाकात में कहा, राबिया मैं तुम में एक कहानीकार देख रही हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा, आपा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? कहती नहीं, तुम में गुड़िया कहानीकार, वो मुझे गुड़िया कहती थी। अच्छा। गुड़िया तुम में कहानीकार नजर आता है, तुम में कहानीकार है, कहानी लिखो। मैं कहूँ आपा मैं नहीं लिख सकती। उन्होंने इंसिस्ट किया, और एक वाक़या हमने देखा था यूनिवर्सिटी में थीसिस के दौरान, एक मेरी दोस्त थी, उनके साथ पेश आया, मैंने उस पर कहानी लिख दी। और मंसूरा अहमद उन दिनों फ़नून शाया कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहानी भेज दी। बस यूँ ये सिलसिला शुरू हुआ, वो कहानी शाया हो गई। उन्होंने एक आखिरी जुमला चेंज किया जो मेरी ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट था। कहानी को मैंने एंड किया था, इख्तिताम मेरा वहाँ था, उसमें मायूसी थी। उन्होंने वो जुमला चेंज करके उसको उसमें होप दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद होनी चाहिए, आप जब कहानी लिखें उसको एंड उम्मीद पे छोड़ें, ताकि पढ़ने वाला कारी वो भी आगे चले, हालात वाक़यात भी आगे चलें। और हमारे जो लफ्ज़ हैं उनमें इतनी शिद्दत, इतनी जान होती है कि बाज़ औक़ात ये भी उम्मीद का, सितारों का, रोशनी का, जुगनुओं का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही तो कहा। उसके बाद वो मंसूरा अहमद का ऐसा वो जहन में रहा कि हर कहानी लिखने के बाद एक जुमला ज़रूर होता है कि लास्ट में उम्मीद का दिया जाए। उम्मीद बहुत एक अपने अंदर एक पूरा एक, मैं समझती हूँ कि उम्मीद से जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, कोई नाकामी भी हो ना, अगर उसको फिर भी अगर वो ये सोचे ना कि कोई बात नहीं, इस नाकामी से पहले भी तो मैं कभी कामयाब था ना, फिर भी कामयाब हो जाऊंगा,
तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। आपसे तो हमने एक अफसाना भी सुनना है, आपको पता है, और आपने वो तैयार भी मेरा ख्याल है किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि जनाब आप अपना अफसाना जो है हमारी समातों की नजर करें और हम जी देखें राबिया, उसके अंदर आज क्या पैगाम है हमारे लिए। आज मैंने एक अफसाना आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए और हमेशा उससे सीखा, लेकिन आज मैंने जो अफसाना आप मुंतखब किया वो है हम अदब के हवाले से बात करते हैं। ये है बच्चों का अदब। वाह, अब उसमें ये है कि हम उसे निगलेक्ट करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आज हम उस पर ही बात करें, तो इसलिए मैंने एक बच्चों का अफसाना लिखा था। बच्चों की एक कहानियों की किताब अभी मुकम्मल हुई है, उसमें से एक अफसाना है और वही इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी जी बिल्कुल जी। प्रोग्राम सुन रहे हैं अब तक नहीं, रेडियो पाकिस्तान लाहौर FM 93 से, और हमारे साथ जनाब रबीआ रबा आई, उनसे उनका अफसाना सुनते हैं। अफसाने का उन्वान है छिपकलियों का कब्रिस्तान। छत को जाने वाले रास्ते पर अम्मी अबू हमेशा ताला लगा के रखते थे, मगर इनके तीनों बच्चों को हमेशा छत पे जाने का बहुत तजस्सुस रहा। और फिर एक दिन नौमान ने तलाश कर ही लिया कि चाबी कहाँ पे है, जो अम्मी ने किचन की एक अलमारी में छुपा रखी थी। नुमान ने फरहान को बताया और फरहान ने नादिया को। यूं तीनों ने प्लान बनाया कि दोपहर को जब अम्मी कहलूला के लिए बेडरूम में हम सबको ले जाएंगी, अम्मी के सोने के बाद हम तीनों बाहर आ जाएंगे और छत का नज़ारा करेंगे, आखिर वहाँ पे है क्या। बहुत खुली फिजा देखकर सबको अच्छा लगा। अचानक नुमान की नज़र छत की दीवार के साथ मौजूद छिपकली पे पड़ी। उसने हाथ में लिफाफा चढ़ाया और इसे दबोच लिया और फिर खुद ही छोड़ दिया। तीनों इस हरकत से बहुत महसूस हुए। फरहान के अंदर एक सोच ने अंगड़ाई ली, क्योंकि हम छिपकलियों को पकड़कर इनकी दुम को बांध सकते हैं। नादिया कहने लगी, अगर दीवार के साइड पे कील ठोक दिए जाएं तो धागे से इनकी दुम को बांध कर इनको जमा किया जा सकता है। इसके बाद इस कार्रवाई पे अमल दरामद होने लगा। नुमान ने घर का सौदा सल्फ लाने वाले बाबा जी से कील मंगवा लिए और तीनों ने एक शाम ऊपर जाकर एहतियात और आराम से चारों ओर फासलों पर कील ठोक दिए। अब एक रोज़ शाम में तीनों मिलकर छिपकलियां पकड़ते, इनकी दुमें बांधते, इन्हें कील के साथ बांध देते। यूं ये खेल शुरू हुआ। इस तरह वो इस खेल में इतना मगन हो गए कि खेल और टीवी इनसे दूर होते चले गए। छिपकलियां बेचारी बेबस आखिरकार कभी दुम टूट जाती और उनके ढांचे इकट्ठे होते चले गए। धागों से बंधे ढांचों की एक कतार बन गई। तीनों अपनी बहादुरी पे बहुत खुश होते कि बच्चे तो छिपकलियों से डरते हैं और हम बहुत बहादुर हैं। सिर्फ इन्हें पकड़ते ही नहीं बल्कि इनको बांधते हैं और इनके ढांचे जमा करते हैं। अम्मी को शक होने लगा, घर में शाम के आखिरकार इतनी खामोशी क्यों होती है। ये तीनों तो शाम में खेलने के आदी हैं, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी टेनिस, मगर अब ये सब कहाँ पे है। उन्होंने तीनों की सरगर्मियों पे नज़र रखना शुरू कर दी। मालूम हुआ क्योंकि वो तीनों अपनी सरगर्मियों में मौजूद नहीं हैं। छत को जाने वाला रास्ता भी बंद है। अम्मी ने तहकीक की और ढूंढ निकाला कि छत पे जाने वाला रास्ता गर्चे गेस्ट रूम से होकर गुजरता है, लेकिन वहाँ कुछ आमदोरफ्त होती है। यूं अम्मी ने आखिरकार पहली सीढ़ी पे कदम रख ही लिया। छत तक पहुंची तो देखा, बल्कि चीख उठी, ये क्या, छिपकलियों का कब्रिस्तान बना रखा है घर में। और तीनों को कानों से पकड़ के नीचे ले आई। शिकायत अब्बू तक पहुंच गई। रात को अब्बू की अदालत में तीनों को हाजिर कर दिया गया, जिस अदालत के वकील और जज दोनों अब्बू ही थे। पहले तो अम्मी बहुत हंसी, अब्बू बहुत हंसे, मगर उन्होंने अम्मी के गुस्से को भी देखा तो संजीदा हो गए और तीनों को पास बिठाया, नरमी से समझाने लगे, बच्चों ये खेल दिलचस्प ज़रूर है, जिसके बाइस तुमने अपनी बहादुरी तो साबित कर दी, मगर क्या ये सोचा इस खेल में कितनी जानें ख़त्म हो गईं। अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जुल्म हो गया तो अल्लाह ताला नाराज़ भी तो हो सकता है। आप सब अल्लाह जी से मुआफ़ी मांगो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह की
किसी भी मखलूक को आप कभी तंग नहीं करेंगे और किसी की जान से खेल के खुद को बहादुर साबित नहीं करेंगे। तीनों ने पहले अम्मी से माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी और अम्मी ने खुश होकर तीनों को गले से लगा लिया। वाह जी, आपने क्या एक मैसेज भी दे दिया बच्चों को, और इतने अच्छे तरीके से कि बच्चे क्या सोचते हैं। ज़ाहिर जो वो सोचता है बच्चा, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या अपनी किसी भी ख्वाहिश, अपने काम को जब देखता है कि भी चैलेंज कबूल करता है उसका ना, तो ये उन्होंने चैलेंज कबूल किया बच्चों ने, लेकिन उनको ये नहीं पता था इससे इसकी जाने जा रही हैं। अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बात। बच्चों का अदब अगर आप उस पर बात करना चाहती हैं तो वाकई ये मेरे भी जहन में आती है चीज़ कि बच्चों का अदब बहुत कम लिखा जाता है। अभी कुछ लेकिन हमें चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, जिस तरह बहुत से रिसाले हैं हमारे बच्चों को, बाग है, जुगनू है, दुनिया है, फिर तालीम और तरबियत है, नौने हाल, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कोई नावल जो बच्चों पे लिखा है, जिसका खुदा की बस्ती था, बड़ा खूबसूरत नावल, तो वो उसमें कितना मैसेज था हमारे लिए, सबके लिए। तो हम भी जब छोटे छोटे सबको हमने देखा तो बहुत सारे पैगाम हमें उस वक्त मिला। तो उस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं सामने आ रही? रबर लिखा जा रहा है, बच्चों का अदब हमेशा से कम लिखा गया। उस तरह से हमारे सामने मंजर आम वो सामने नहीं, बच्चों के हाथ में वो किताबें, वो रिसाले नहीं नजर आते जो इमरान सीरीज होती थी, जो बाकी अंबर नाग और मारिया के रिसाले होते थे, कहानियां होती थी। कितना खूबसूरत मैसेज। उसके रीजन हम खुद हैं। हम पहले अपने बच्चे को किसी भी कामयाबी पे, स्कूल में पास होने पे, उसके सालगिरह पे या छोटे मोटे इवेंट्स पे खुद किताबें गिफ्ट किया करते थे। स्कूल में अगर कोई इवेंट होता था, किताबें गिफ्ट होती थी, ये शील्ड और ये डायरी और पेन दिया बिल्कुल जाता था। हमने इस कल्चर को खुद खत्म किया और उसके बाद हम नाला भी खुद ही हैं कि ऐसा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप गिफ्ट देते हैं तो बच्चा उसमें दिलचस्पी रखता है, और किताब गिफ्ट देते हैं तो उसके साथ ये है कि बच्चे को मैसेज जाता है कि एक ताल्लुक पैदा होता है कि आज हमने दी है, कल वो देगा। बच्चा अमल से सीखता है। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अफसाने आपने लिखे, तो इन अफसानों में आपका अपना क्या किरदार होता है? बीच में कहीं ना कहीं कोई, चाहे किसी एक जुमले में बयान किया हो, लेकिन आपने खुद को बयान तो किया होता है। कोई भी मुसन्निफ इससे राबिया बच नहीं सकता। ये आप भी समझती हैं, आप खुद मुसन्निफा हैं। मैं खुद नहीं बचती। हाँ, तो कोई नहीं बच सकता। वो लाशऊरी तौर पे कहीं ना कहीं आ जाता है। अच्छा, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं कहीं पे नहीं हूँ, शायद मैं हर जगह हूँ। मैं शायद, बिल्कुल शायद नहीं, यकीनन हम हर जगह होते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। अच्छा, आपने अफसानों के किरदार में कभी अपने आप को एक मर्द के किरदार में ढाला है? बिल्कुल ढाला। और मेरा ख्याल है कि मैं उर्दू अदब में वो शायद दावे से कहती हूँ, एक दो अफसाने ऐसे हैं जो मर्दाना किरदारों के हवाले से मैंने लिखे। और मेरी दूसरी किताब जो इंडिया से छपी, जुगनुओं के देश में, उसमें 90% मर्दाना किरदार हैं, 90% मर्दाना अफसाने हैं। तो डेफिनेटली उसमें ढाला। कुछ मेरा माहौल ऐसा था कि मैं इकलौती बहन थी और मर्द मेरे पास ज़्यादा थे, इसलिए मर्दाना साइकी मेरे पास ज़्यादा थी। मैं जनाना साइकी के साथ चल नहीं सकती। मर्दाना किरदार ज़्यादा मौजूद तो मेरे पास मर्दाना किरदार ना सिर्फ मौजूद थे, मुझ पे खुले हुए थे। मुझ पे कुछ हावी थे, कुछ हावी नहीं थे, कुछ हावी, दोस्ती, झगड़ा था, कुछ सब कुछ था। वो सीखने का मौका उन खवातीन से ज़्यादा मिला जिनके पास इतने ज़्यादा मर्दाना किरदार नहीं होते। तो इसलिए मेरी दूसरी किताब में मर्दाना किरदार बहुत ज़्यादा है। और खुद को ढाला क्या, वो मुझे लगता है कभी कभी आधा ढलाया किरदार है। अगर उसको साथ लेके ना चलती तो शायद साथ चलना मुश्किल हो जाता, जितने मर्दाना किरदार थे। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ चीज़ों को हमें अपने साथ लेके चलना पड़ता है। अगर हम ना चलें तो शायद हम उनके बराबर आ ही नहीं सकते, हम बहुत पीछे रह जाते हैं, हमें लोग भूल जाते हैं। तो आपका कौन सा अफसाना जो है आपको लगता है कि आपने बहुत ही एक कमाल का लिखा हो, जब आपने उसे पढ़ा तो आपने अपने आप को खुद शाबाश दी कि भी वाह राबिया, क्या तुमने कमाल का लिखा? मैंने नहीं लिखा, एक अफसाना लिखा गया था, 7वीं संत, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं मैं कहती वो कोई मतलब शाहकार है या बहुत अच्छा है, बस वो मुझे अच्छा लगता है। उसमें एक नफ्सियाती मरीज इंसान की कहानी है। दूसरा अफसाना जो मैंने जुगनुओं के देश में किताब में, उसमें यही अफसाना जो उन्वान मेरा अफसाने का उन्वान है, किताब का उन्वान है जुगनुओं के देश में। वो मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी औरत ने मर्दाना किरदार को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया। हम देखते हैं, पढ़ते हैं,
औरत का किरदार हमारे लिए अफसाने में लिखना मायूब नहीं है, लेकिन जब हम मर्द के किरदार की बात करते हैं हमें फ़ौरन कहा जाता है कि आप ना लिखें, बल्कि इस अफसाने को भी 10 साल मर्द एडिटर रिजेक्ट करते रहे कि अच्छा। हम नहीं शाया कर सकते। अच्छा। और फिर भी वो 2-3 जगह शाया हो गया, लेकिन किताब मेरी इंडिया से शाया हुई, वो ममनून। अच्छा अच्छा, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप अफसाना भी आपने लिखा और इसके अलावा मतलब आप सिर्फ ने अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों में आपने कैद नहीं कि आप बहुत कुछ लिखती हैं, आप बहुत कुछ, बहुत सारे आपकी कलम के जाविये हैं जहाँ पर वो आप तहरीरें आपकी छपती भी हैं, उसमें हम भी है, उसमें भी हम आप सब लोग भी। पब्लिश होते हैं, हम सब जो है। और कुछ कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी ऐसी है जो कि पूरी होनी चाहिए, जो मुकम्मल नहीं है ज़िंदगी में, और जिसको आपकी ज़िंदगी में जब मुकम्मल हो जाएगी तो आप कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकेंगी? रब्बे तो मरते दम तक रहता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश पे ख्वाहिश दम में निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, हाँ, बहुत अरे निकले दिल मेरे कम माँ निकले। कम, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकी हूँ, और मैंने जो चीज़ों के साथ मैंने एंगेज नहीं किया, इन सब इदारों ने मुझे एंगेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसके लिए सच में कोई स्ट्रगल नहीं की अब तक। मैंने लिखने के लिए जैसे स्ट्रगल नहीं की, मंसूरा अहमद ने मुझ में कहानीकार ढूंढा, वजाहत मसूद ने मुझ में सहाफ़ी ढूंढा, फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, और इंडिपेंडेंट उर्दू, DW उर्दू, हम सब, मुकालमा, रेख्ता, तो सो ये सिलसिला फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल निकला। अच्छा, तो अफसाना जो है इसमें औरत की कहानी जब आप बयान करती हैं तो एक आम औरत को आप किस तरह से देखती हैं कि जो अफसाने में हकीकत क्या बाकी बयान की जा सकती है कि हकीकत है कि अफसाने को लोग अफसाना समझते हैं, जिस तरह ड्रामे को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं राबे के लोग कहते हैं ये तो ड्रामा है, ये हकीकत नहीं है, इसके ऊपर मत जाओ, इसको मत देखो, इसको इसको अपनाना नहीं, ये तो ड्रामा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अफसाने का ये क्या इसमें ऐसा किरदार है कि अफसाना अफसाना ही समझा जाता है? रब, ना तो ड्रामा ड्रामा होता है, ना अफसाना अफसाना होता है, और इससे हम जब हकीकत से हम जान छुड़ाते हैं तो ऐसा ही जुमला कहते हैं। वो एक क्या खूबसूरत सा शेर है, जब मुझ पे गुजरी तो लोग समझे। तो लोग समझे। तो वो शेर का वो जो मिसरा है ना, ये जब गुजरती है तो तब वो ड्रामा नहीं रहता, इसी तरह जब गुजरती है तो वो अफसाना नहीं रहता। जिंदगी में कुछ होता है तो हम अफसाना लिखते हैं, जिंदगी में कोई एक किरदार भी मौजूद होता है तो हम ड्रामा हम लिखते उसका हैं। ड्रामा बनाते हैं, वो किरदार वजह मौजूद होती है। होता है, ये नहीं अब उसको ग्लैमराइज कर दिया जाए या अफसाने में उसके नकात को बयान कर दिया जाए, तो ये एक अलग बात है ज़ेबे दास्तान के लिए। ज़ेबे दास्तान के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है। अभी एक नॉवल कोई नेक्स्ट आपका आ रहा है? नॉवेल तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ मैंने रहा ये ऐसा बताइए मुझे आप, क्योंकि आप इतना खूबसूरत लिखती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, और ज़ाहिर जो इंसान इतना अच्छी सोच रखता हो, जिसको बात करने का फ़न आता हो, लिखने का फ़न आता हो, तो वो क्यों नहीं लिख सकता नॉवल? वो नॉवेल लिख सकता है, लेकिन जैसे अफसाने खुद ब खुद लिखेगी, अगर नॉवेल मेरे हिस्से में आया तो ये भी खुद ब खुद खुद लिखा ब खुद ही हो जाएगा। जाएगा। नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो पैगाम देंगी ना, मेरा ख्याल है वो एक वो लड़की जो कि उसने ज़िंदगी के मसाइल में अगर कदम नहीं रखा और बिल्कुल आसानियों में, खुशियों में वो अपनी आगे बढ़ती चली जा रही, वो चीज़ नहीं लिख सकती जो एक कष्ट काटने वाली लड़की लिख सकती है, जो एक मुशक्क़त करने वाली, जो तन्हाई काटने वाली ऐसी लड़की जो लिख सकती है वो नहीं लिख सकती। तो आपको मेरा ख्याल ये बेड़ा उठाना चाहिए, आप नॉवल लिखें, और उस नॉवल में आपके बहुत सारे अफसानों के जो किरदार हैं उसको एक जगह जब हमने समोना होता है और बहुत कुछ बयान करना होता है, तो वो एक नॉवल की सूरत में आप मेरा ख्याल बहुत बेहतरीन लिखेंगी। हाँ, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। चलिए जी, बहुत सारी मुबारकें, हम भी अपने सामीन के साथ होते हैं और सामीन सुनते हैं, और मैं कहती हूँ कि आपकी जो उर्दू अफसाना ऐद हाज़िर में ये ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। और इसके अलावा जो रात की रानी, वो मेरी पहली किताब बड़ी खूबसूरत, उसका टाइटल भी बड़ी खूबसूरत था, तो उसमें कितने अफसाने आपके मौजूद हैं? हाँ, शायद 21 अफसाने। 21 अफसाने, तो उसमें वो आपकी पहली किताब है? वो मेरी पहली किताब है। तो आप मेरा ख्याल है हर अफसाने में मौजूद होंगी भरपूर तरीके से। बिल्कुल, पहली किताब में हर इंसान अपने पूरे किरदार के साथ मौजूद होता है, दूसरी, तीसरी, चौथी किताब में फिर
बहुत से साथ वाले किरदार, दोस्त, सहेलियां, वो सब शामिल हो जाते हैं, सोसाइटी सब आने लगती मसाइल, है। माशरती मसाइल, आपकी अपनी जो एक हंगामा राय जो होती है जिंदगी में आपके साथ चल रही है वो शामिल हो जाती है। तो अच्छा, रात की रानी आपने लिखा, फिर उसके बाद लेकिन शायरी की तरफ आपका कभी नहीं हुआ कि, हालांकि आपको शेर तो काफी याद है फिर भी? शायरी की तरफ हुआ जिस वक्त मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद मुझसे नसर नहीं लिखी जा रही थी, तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम शायरी पे काम करो, कच्ची पक्की होगी लेकिन होगी शायरी, तुम नहीं लिख पाओगी। उसके उस ड्यूरेशन में कोशिश हुई और वो फिर कोशिश कामयाब हो गई। अच्छा, वाह। वो फिर मैं आज़ाद नज़में, नज़्मों में मुख्तलिफ नसरी नज़में वो कुछ किया, लेकिन मैंने उसे कंपाइल नहीं किया क्योंकि वो एक जो ब्लॉक लगता है एक राइटर के लिए, वो उसको तोड़ने का, वो उसको बिल्कुल वो उस ब्लॉक को तोड़ने का सबब बना। तो मैंने इसलिए उसको कंपाइल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी नज़में थी वो मैंने मतलब एक किताब में, अपनी दूसरी जुगनुओं के देश में मेरी किताब में पहली नज़्म है, लेकिन वो फिर बस कुछ नज़में जिनको मैं मेंशन करूंगी, अदरवाइज चलिए देखिए, लिखा तो सही ना आपने, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ लिख सकती हैं। कहते हैं ना कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तो आप सब कुछ कर सकती हैं जनाब। आपके साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू भी आपने हमारे साथ की, जिसके लिए आपके बहुत हम शुक्रगुजार हैं। आप हमारे प्रोग्राम तकलीफ में तशरीफ लाएं। राबिया, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीख के जाती हूँ। और वो जो रेडियो लवर्स होते हैं ना, जिन्होंने रेडियो में गुजारा होता है, कि रेडियो से बड़े होते हैं सुन के, उनके लिए और ज्यादा खुशी की बात होती है जब आप बुलाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छा हमेशा आपको याद रखेंगे, आप भी हमें याद रखें और हमारे सामीन को भी याद रखें। उनकी समातें जो हैं, वो जब आपकी आवाज़ सुनेंगी तो यकीन उन्हें भी बहुत कुछ याद है। कोई उनमें से बहुत से लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं मिले भी होंगे। तो जनाब, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए हमें अपने प्रोग्राम तख्लीक में रेडियो पाकिस्तान लाहौर FM 93 से। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सरवत अली खान। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह निगहबान।